हेलो बच्चों, अब हम जो हरिहर काका का सेकंड पार्ट है वो पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट, पहले भाग में अभी तक हमने पढ़ा कि महंत उनको ले जाता है और वो तरह तरह की बातें समझाने लग जाता है कि तुम अपनी जो ज़मीन जायदाद है वो ठाकुर बारी के नाम कर दो। अब आगे हम इसमें प्रवेश करते हैं बच्चों, आगे पढ़ते हैं इसको कि आगे क्या होता है। कि जो हरिहर काका थे तो हरिहर काका देर तक महंत की बातों को सुनते रहे। महंत जी की बातें उनके मन में बैठती जा रही थी। ठीक ही तो कह रहे थे महंत जी, कौन किसका है 15 बीघे खेत की फसल भाइयों के परिवार को दे देते हैं। अब तो कोई पूछता भी नहीं, अगर कुछ ना दें तब क्या हाल होगा। उनके जीवन में तो ये स्थिति है, मरने के बाद कौन उन्हें याद करेगा। सीधे सीधे उनके खेत हड़प जाएंगे, ठाकुर जी के नाम लिख देंगे तो पुश्तों तक लोग उन्हें याद करेंगे। इस तरह से उनके मन में महंत जी ने भाव बैठा दिया। लेकिन ये सोचते हुए भी कि हरिहर काका का मुंह खुल नहीं रहा था। भाई का परिवार तो अपना ही होता है, उनको न देकर ठाकुर जी में देना उनके साथ धोखा और विश्वासघात होगा। इस तरह से वो उनके मन में भी भाव थे किनके, हरिहर काका के। अपनी बात समाप्त कर महंत जी प्रतिक्रिया जानने के लिए हरिहर काका की ओर देखने लगे कि भाई हरिहर काका आप क्या कहते हैं। सब बातें मैंने इतनी सारी कही हैं कि भाई सारा खेत यहाँ नाम कर लो, जिससे कि वो महंत जी चालाकी दिखा रहे, बैठे बैठे खाते रहे। लेकिन उनके चेहरे के परिवर्तित भाव महंत जी की अनुभवी आंखों से छिप न सके। अपनी सफलता व महंत जी को बहुत खुशी हुई, उन्होंने सही जगह वार किया है। इसके बाद उसी वक्त ठाकुर बारी के 2 सेवकों को बुलाकर आदेश दिया कि एक साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तरा लगाकर उनके आराम का इंतजाम करें। फिर तो महंत जी के कहने में जितना समय लगा उससे कम समय में ही सेवकों ने हरिहर काका के मना करने के बावजूद उन्हें एक सुंदर कमरे में पलंग पर लिटाया। और महंत जी उन्होंने पुजारी जी को समझा दिया कि हरिहर के लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था करें। हरिहर काका को महंत जी का एक विशेष उद्देश्य से ले गए थे, इसलिए ठाकुर बारी में हलचल शुरू हो गई। विशेष उद्देश्य बच्चों ये था कि वो सोच रहे थे कि इनके पास जो ज़मीन है वो ठाकुर बारी के नाम कर दें। इधर शाम को हरिहर काका के भाई जब खलियान से लौटे तो उन्हें इस दुर्घटना का पता चला। पहले तो अपनी पत्नियों पर भी खूब बरसे, फिर एक जगह बैठकर चिंतामग्न हो गए। सोचने लगे कि क्या किया जाए। हालांकि गांव के किसी व्यक्ति ने भी उनसे कुछ नहीं कहा था। महंत जी हरिहर काका को क्या क्या समझाया या इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनका मन संकालू और बेचैन हो गया था। दरअसल बहुत सारी बातें ऐसी थी जिनकी जानकारी बिना बताई लोगों को मिल जाती। शाम गहराते हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुर बारी पहुंचे। उन्होंने हरिहर काका को वापस घर चलने के लिए कहा। इससे पहले हरिहर काका कुछ कहते महंत जी बीच में आ गए। आज हरिहर को यहीं रहने दो, बीमारी से उठा है, इसका मन अशांत है, ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति मिलेगी। लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले जाने के लिए जिद पर लगे। इस पर ठाकुर बारी के संत उन्हें समझाने लगे। वहाँ उपस्थित लोगों ने भी यही कहा कि एक रात ठाकुर बारी में रहने दो तो क्या हो जाएगा। अंततः भाइयों को निराश होकर वहाँ से लौटना पड़ा, यानी वो घर आ गए अपने, क्योंकि वहाँ पर जो लोग थे वो कहने लगे कि एक रात यहाँ रुक जाने दो इन्हें। अब आगे क्या होता है कि रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए जो मिष्ठान व्यंजन मिले वैसे उन्होंने कभी नहीं खाए थे। घी टपकते मालपुए, रसबूंदियाँ, लड्डू, छेने की तरकारी, दही, खीर पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा था।
पास में बैठे महंत जी धर्म चर्चा से मन में शांति पहुंचा रहे थे। एक ही रात में ठाकुर बाड़ी में जो सुख शांति संतोष पाया था वह अपने अब तक के जीवन में उन्होंने नहीं पाया था। किन्होंने? हरिहर काका, यानी वो जो साधु संत थे वो सभी उनकी हरिहर काका की चापलूसी करने में लगे हुए थे। इधर तीनों भाई रात भर सो नहीं सके। भावी आशंका उनके मन को मथती रही। 15 बीघे खेत, इस गांव की उपजाऊ जमीन, 2 लाख से अधिक की संपत्ति अगर हाथ से निकल गई तो फिर क्या होगा। यानी ये उनके भाइयों के दिमाग में बातें चलती रही। सुबह तड़के ही तीनों भाई पुनः ठाकुरबाड़ी पहुंचे। हरिहर काका के पांव पकड़कर रोने लगे। अपनी पत्नियों की गलती के लिए माफ़ी मांगने लगे। उन्हें दंड देने की बात करने लगे। साथ ही खून के रिश्तों की माया भी फैला दी, यानी खून का रिश्ता भी कहीं अलग हो सकता है। इस तरह से हरिहर काका का दिल पर सीज गया और घर लौट आए। लेकिन ये क्या, अब एक बार अपने घर में जो बदलाव उन्होंने लक्ष्य देखा उसने उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया। सोचने लगे ये कैसा भाई बदलाव हो गया है। घर के छोटे बड़े सब उन्हें सिर आंखों पर उठाने को तैयार। भाइयों की पत्नियों ने उनके पैरों पर माथा रख गलती के लिए क्षमा याचना की। फिर उनकी आवभगत और इच्छा के मुताबिक दोनों जून खाना नाश्ता तैयार। 5 महिलाएं उनकी सेवा में मुस्तैद। 3 भाइयों की पत्नियां, 2 बहुएं। हरिहर काका आराम से दलान पे पड़े रहते। इस तरह से उनके दिन व्यतीत होने लगे। बहुत बार ऐसा होता है कि बिना किसी के कुछ बताए गांव के लोग असली तथ्य के स्वयं वाकिफ हो जाते हैं, यानी जान जाते हैं कि ऐसी क्या बात हुई। हरिहर काका इस घटना के साथ ऐसा हुआ। दरअसल लोगों की जुबान से घटनाओं की जुबान ज़्यादा पैनी होती, असरदार होती। घटनाएं स्वयं ही बहुत कुछ कह देती हैं, लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं रहती। यानी जैसे ही पता चला गाँव वालों को ऐसे ऐसे हुआ है तो उन्हें समझ में आ गया कि हाँ क्या हो रहा है। न तो गांव के लोगों से महंत जी ने कुछ कहा और न ही हरिहर काका के भाइयों ने। उसके बावजूद गांव के लोग सच्चाई से अवगत हो गए और बैठकों में बातों का सिलसिला चल निकला। कहीं कोई अंत नहीं, हर जगह उन्हीं का प्रसंग शुरू। कुछ लोग कहते कि हरिहर को अपनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी को दे देनी चाहिए, इसमें उत्तम कुछ नहीं, इसकी कीर्ति अचल रहेगी। इससे विपरीत लोगों कुछ लोग ये भी सोचने लगे कि भाई का परिवार तो अपना ही होता, अपनी जायदाद उन्हें न देना, उनके साथ अन्याय करना होता है, खून के रिश्ते के बीच दरार बनानी होगी। जितने मुंह उतनी बातें। ऐसा ज़बरदस्त मसला पहले कभी नहीं मिला था, इसलिए लोग मौन होना नहीं चाहते थे, यानी चुप नहीं रहना चाहते थे, उस पर बातें करना चाहते थे। अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे और प्रतीक्षा भी कर रहे थे। कुछ लोग कुछ घटित हो, हालांकि इसी क्रम की बातें शुरू हो गई थी। गर्माहट भरी। लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 2 भागों में बंटने लगे थे। कई बैठकों में दोनों वर्गों के बीच आपस में तू मैं भी होने लगी थी। एक वर्ग के लोग कहते थे हरिहर काका अपने हिस्से की ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिखते हैं। तब दूसरे, ये ठाकुरबाड़ी न सिर्फ इलाके की सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी होगी बल्कि पूरे राज्य में इतना मुकाबला कोई दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं कर सकेगी। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों के थे, साथ ही किसी न किसी रूप से ठाकुरबाड़ी से जुड़े थे। असल में सुबह शाम जब ठाकुर जी को भोग लगाया जाता तब साधु संतों के साथ गांव के कुछ पेटू और चटोर किस्म के लोग प्रसाद पाने के लिए वहां जुट जाते थे। ये लोग उसी वर्ग के हिमायती थे, इसलिए वो कह रहे थे ये ठाकुरबाड़ी के नाम कर दी जाए। इधर भावी आशंकाओं को मद्देनजर रखते हुए हरिहर काका के भाई उनसे ये निवेदन करने लगे वो अपनी ज़मीन उन्हें लिख दें, उनके सिवा उनका और अपना कौन है। इस विषय पर हरिहर ने एकांत में मुझसे काफ़ी देर तक चर्चा की, किससे बच्चों, लेखक से। अंततः इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जीते जी अपनी ज़मीन और जायदाद किसी को नहीं देंगे, चाहे वो भाई हों या मंदिर के महंत क्यों ना। हमें अपने गांव और इलाके के वे कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़मीन जायदाद अपने उत्तराधिकारियों किसी अन्य को लिख दी थी, लेकिन इसके बाद उनका जीवन कुत्ते की तरह हो गया। इस तरह हरिहर काका ने ये सोच लिया कि मर भी जाऊंगा लेकिन अपनी ज़मीन किसी के नाम नहीं करूंगा, इसलिए लिखवाने की ज़रूरत नहीं। उधर महंत जी हरिहर काका की टोह में रहते, यानी सोचते थे कि हरिहर काका के दिमाग में क्या बातें चल रही।
कहीं एकांत पाते तो कह उठते, विलम्ब न करो हरिहर, शुभ काम में देर करते चलकर ठाकुर जी के नाम जमीन बैय कर दो, यानी उनके नाम लिख दो, वसीयत कर दो। पूरी जिंदगी ठाकुर बाड़ी में राज करोगे, मरोगे तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा, देवलोक को प्राप्त करोगे। इस तरह से महंत जी हरिहर काका को समझाने लगे। इधर हरिहर काका न हाँ कहते न ना कहते कहकर वे महंत जी को दुखी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि भाई के परिवार से सुख सुविधाएं उन्हें मिल रही थी, वो महंत जी की कृपा से थी। हाँ तो उन्हें कहना है नहीं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में अपनी ज़मीन उन्हें किसी को नहीं लिखनी। इस मुद्दे पर वे जागरूक हो गए थे। पर बीतते समय के अनुसार महंत जी की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। जाल में फंसी चिड़िया पकड़ से बाहर हो गई थी। महंत जी इस बात को सह नहीं पा रहे थे। महंत जी को लग रहा था कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गया है। एक और वह चाहता कि ठाकुर बाड़ी को लिख दूं, किंतु दूसरी ओर भाई का परिवार मोह माया में बंध गया। इस तरह महंत जी सोचने लगे। महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी थे। अपनी योजनाओं को कार्य रूप में परिणित न होने पर वह जी जान से जुट गया। हालांकि यह सब गोपनीयता का निर्वाह करते हुए वो घर कर रहे थे, यानी सोच रहे थे मेरी योजना कैसे विफल हो जाए, ये ज़मीन तो ठाकुर बाड़ी के नाम आनी चाहिए, यानी हम लोग बैठे बैठे खाते रहें, ये सोच रहे थे महंत जी। तो हरिहर काका के भाइयों को इसकी भनक लग गई। वो किसको? महंत जी अपनी तरह से योजना बना रहे थे उसकी। बात अभी हाल की ही है। आधी रात के समय ठाकुर बाड़ी के साधु संत उनके पक्षधर भाला गणासा बंदूक से लैस एकाके एक हरिहर काका के दालान पर आदम के। हरिहर काका के भाई इस अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार नहीं थे। अचानक से जो हमला हुआ था उसके लिए, इससे पहले कि वे जवाबी कार्रवाई करें और गुहार लगाकर अपने लोगों को जुटाएं, तब तक आक्रमणकारी उनको पीठ में लादकर चंपत हो गए। किसको? हरिहर काका को ले गए वहाँ से उठाकर। किसकी शय पर बच्चों? महंत जी की शय पर। गांव में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी थी, न सुनी थी। सारा गांव जाग गया। शुभचिंतक तो उनके यहाँ जुटने लगे, लेकिन अन्य लोग अपने दालान और छतों पर जमा होकर आहट और लेने लगे, बातचीत करने लगे। हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले। उन्हें लगा कि महंत काम है। वे मैं दल बल ठाकुर बाड़ी जा पहुँचे। वहाँ खामोशी और शांति नजर आई। रोज की भांति ठाकुर बाड़ी का मुख्य फाटक बंद था। वातावरण में रात का सन्नाटा, सूनापन व्याप्त था। उन्हें लगा कि ये काम महंत का नहीं, बाहर के डाकुओं का है। वे तो हर्जाने की मोटी रकम लेकर ही हरिहर काका को मुक्त करेंगे। इस तरह भाई उनको सोचने लगे दिमाग में। खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते हुए इसी समय ठाकुर बाड़ी के अंदर से बातचीत करने की सम्मिलित कुछ धीमी धीमी आवाज़ें सुनाई पड़ी। सबके कान खड़े हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि हरिहर काका इसी में। अब क्या सोचना। वे ठाकुर बाड़ी पर का फाटक पीटने लगे। इसी समय जो होता है बच्चों, ठाकुर बाड़ी के छत से रोड़े और पत्थर ऊपर गिरने लगे। वे तितर बितर होने लगे। अपने हथियार संभाले, लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठाकुर बाड़ी के कमरों की खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई। एक नौजवान के पैर में गोली लगी, वो गिर गया। उसके गिरते ही हरिहर काका के भाइयों के पक्षधर भाग गए। सिर्फ तीनों भाई बचे रह गए। अपने तीनों के बूते इस युद्ध की जीतना संभव नहीं था, इसलिए वे कस्बे के पुलिस थाने में चले गए। इधर ठाकुर बाड़ी के भीतर महंत और उनके कुछ चंद विश्वासी साधु सादे लिखे कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरन ले लिए। हरिहर काका तो महंत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से जमीन पर गिर गए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि महंत जिस रूप में आएंगे। जिस महंत को आदरणीय श्रद्धेय समझते थे, वह महंत अब उन्हें घृणित दुराचारी और पापी नजर आने लगा। अब उस महंत की सूरत भी देखना नहीं चाहते थे। अब अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में उन्हें ज़्यादा अच्छा लगने लगा। हरिहर काका ठाकुर बाड़ी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे। सोच रहे थे कि कैसे घर पहुंचूं, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे और महंत जी उन्हें समझा रहे थे, तुम्हारे भले के लिए ये सब किया गया हरिहर,
अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की है, बाद में तुम समझ जाओगे। जिस धर्म संकट में तुम पड़े हो उसे उबारने के लिए यही एकमात्र रास्ता। इस तरह से महंत जी कहने लगे। एक और ठाकुरबाड़ी के भीतर जबरन अंगूठे के निशान लेने और पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था, तो दूसरी ओर हरियर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुरबाड़ी जा पहुंचे। जीप से तीनों भाई, एक दरोगा, पुलिस के 8 जवान उतरे। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुरबाड़ी के फाटक पर आवाज़ लगाई, दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अब पुलिस के जवानों ने ठाकुरबाड़ी को चारों तरफ से घेर ली। ठाकुरबाड़ी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान उसे घेर लेते, लेकिन विशालकाय ठाकुरबाड़ी थी, बड़ी थी, इसलिए और सीमित जवान थे, इसलिए नहीं घेर पाए। जितना संभव हो सका उस रूप में उन्होंने घेरा डाल लिया, अपना अपना मोर्चा संभाल लिया और सुबह की प्रतीक्षा करने लगे। इधर हरियर काका के भाइयों ने सोचा, जब वे पुलिस के साथ ठाकुरबाड़ी पहुंचे थे तो ठाकुरबाड़ी के भीतर से हमले होंगे, साधु संत रंगे हाथों पकड़ लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठाकुरबाड़ी के अंदर से एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया। शायद पुलिस को आते उन्होंने देख लिया था। सुबह होने में अभी कुछ ही देर थी, इसलिए पुलिस इंचार्ज रह रहकर ठाकुरबाड़ी का फाटक खोलने तथा साधुओं को आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज़ दे रहा था। बराबर कह रहा था कि आत्मसमर्पण कर दो। पुलिस वर्ग की ओर से हवाई फायरिंग हो रही थी, लेकिन ठाकुरबाड़ी की ओर से कोई जवाब नहीं। सुबह तड़के एक वृद्ध साधु ने ठाकुरबाड़ी का फाटक खोल दिया। उस साधु की उम्र 80 वर्ष से अधिक होगी। वह लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था। पुलिस इंचार्ज ने उस साधु के पास पहुंचकर हरियर काका तथा ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी एवं अन्य साधुओं के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। पुलिस इंचार्ज ने कई बार उससे पूछा, डांट लगाई, धमकियां दी, लेकिन हर बार एक ही वाक्य कहता, मुझे कुछ नहीं मालूम। ऐसे वक्त पुलिस ने लोग मारपीट का सहारा लेकर भी उगलाते हैं, लेकिन उस साधु की वय यानी वृद्धावस्था को देखकर पुलिस इंचार्ज को महटिया जाना पड़ा, यानी नज़रअंदाज कर दिया कि इसको कैसे मार सकते हैं, तो बूढ़ा व्यक्ति है। पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुरबाड़ी की तलाशी लेने लगे, लेकिन न तो ठाकुरबाड़ी के नीचे कमरों में कोई पाया गया और न छत के कमरों में। पुलिस के जवानों खूब छानबीन की। उस वृद्ध साधु के अलावा कोई दूसरा ठाकुरबाड़ी में नहीं मिला। हरियर काका के भाई चिंता, परेशानी, दुखद आश्चर्य से गिर गए। ठाकुरबाड़ी के महंत, साधु संत हरियर काका को लेकर कहाँ भागे, अब क्या होगा। काफ़ी पैसे खर्च कर पुलिस को लाए थे। पुलिस के साथ आने के बाद वह अंदर गर्व महसूस कर रहे थे कि भैया अब तो छुड़ा ही लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्हें लग रहा था कि अब भाई को वे आसानी से घर ले जाएंगे तथा साधु संतों को जेल भिजवा देंगे, लेकिन दोनों में एक भी नहीं हुआ। ठाकुरबाड़ी के जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी पहले ले ली गई थी। बाद में जिन कमरों की चिटकनी लगी थी उनको भी देख लिया गया था। एक कमरे में बड़ा सा ताला लगा था। पुलिस और हरियर काका के भाई सब वहीं एकत्रित हो गए। एक कमरे की कुंजी मांग रहे वृद्ध साधु से की गई। उन्होंने साफ कह दिया, मेरे पास नहीं है। उस बूढ़े व्यक्ति ने कह दिया। जब उनसे पूछा गया इस कमरे में क्या, तब उसने जवाब दिया, अनाज है। पुलिस इंचार्ज अभी ये सोच ही रहे थे उस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए, छोड़ दिया। अचानक उस कमरे के दरवाजे को भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू किया। पुलिस के जवान सावधान। ताला तोड़कर कमरे का दरवाज़ा खोला गया। कमरे के भीतर हरियर काका जिस स्थिति में मिले उसे देखकर उनके भाइयों का खून खोलने लगा। उस वक्त अगर महंत, पुजारी या अन्य नौजवान साधु होता तो उन्हें नज़र आ जाते तो वो जीते जी उन्हें नहीं छोड़ते। इस तरह का वहाँ पर माहौल हो रहा था बच्चों। जैसे बच्चों, अब हम जो बचा हुआ पार्ट है वो अगले पार्ट में पढ़ेंगे, 3rd पार्ट में।